ये किसी को कोई दिक्कत है अभी तक? श्योर। ठीक है, हेडिंग डालिए फिर। वैकेंसी ऑफ सीट। वैकेंसी ऑफ सीट। मैम 2004 से पहले ऐसा था कि जहां के आप रेसिडेंट हो तभी आप चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन 2004 के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जस्ट बिकॉज आप सिटीजन हो इंडिया के तो आप कहीं से भी चुनाव लड़ सकते, आइदर इट इज फ्रॉम लोकसभा और ऑफ राज्यसभा। आप किसी भी सीट से अपना नॉमिनेशन भर सकते हो। यही रीजन है कि विजय माल्या ने भी हमारे पास दूसरे स्टेट से जाकर सीट अपनी ग्रैब करी थी, जस्ट लाइक मनमोहन सिंह। उससे पहले ऐसा था कि आप सर, सिर्फ और सिर्फ। राज्यसभा मेंबर। हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है सर आपका? सर, नॉमिनेटेड राज्यसभा मेंबर मिनिस्टर्स बन सकते हैं क्या? क्या बोल रहे हो? थोड़ा वैसे बोलिए, नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा के आगे। मिनिस्टर्स बन सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल मिनिस्टर्स बन सकते हैं। इवन आप यहाँ से देखिए कि इंदिरा गांधी सीधा प्राइम मिनिस्टर बनी है, मनमोहन सिंह सीधा प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो कोई भी पर्सन हमारे पास आइदर फ्रॉम राज्यसभा और ऑफ लोकसभा वो हमारे पास मिनिस्टर बन सकता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बन सकता है, इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री भी चार्ज कर सकता है, जो भी उसको चाहिए वो कर सकता है। बट ये है कि जो भी होगा, लाइक अगर लोकसभा में होंगे हमारे पास तो वो प्राइम मिनिस्टर कहलाएंगे। लाइक प्राइम मिनिस्टर जिस भी हाउस में होगा वो उस हाउस का लीडर कहलाएगा। ये चीज अपने दिमाग में आप रखिएगा। गॉट इट? सो हेडिंग डालिए वैकेंसी ऑफ सीट। ठीक है, तो ऑल दो यहाँ पर हमारे पास लिखी हुई होगी है। नहीं मैम, कहाँ पर मैंने आपको बताया था ये लोकसभा में बताया था मैंने, आई थिंक आपको, है ना? तो लोकसभा में मैंने आपको बताया था कि स्पीकर हमारे पास कार्यभार संभालता है। अगर स्पीकर नहीं होगा तो हमारे पास डिप्टी स्पीकर होंगे। डिप्टी स्पीकर भी नहीं होंगे तो एक पैनल होगा। वो पैनल भी हमारे पास लोकसभा के पर्सन्स के बीच में ही बनता है। और वो पर्सन हमारे पास एज अ स्पीकर एक्ट करेंगे फॉर अ टाइम बिंग। राज्यसभा वाला मेंबर नहीं आएगा लोकसभा में। लाइक चेयरमैन तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट। तो वो अगर कहीं पर आएंगे तो वहां पर पूरी तरीके से उनके फेवर में फैसला चला जाएगा। ठीक है, तो बस इतना याद रखिए, स्पीकर, डिप्टी सर, स्पीकर। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर्स होते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। कल मैंने आपको यही बात बताई थी कि स्पीकर होते हैं देन डिप्टी स्पीकर होते हैं। ऑल दो डिप्टी स्पीकर कन्वेंशन है कि हमारे पास अपोजिशन पार्टी से आते हैं, और लास्ट टाइम हमारे पास कोई डिप्टी स्पीकर थे ही नहीं। जस्ट बिकॉज ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है तो इस वजह से उन्होंने बनाया ही नहीं। ओके, इट इज जस्ट अ कन्वेंशन। ओके, आपने हेडिंग डाली होगी हमारे पास वैकेंसी ऑफ सीट, किस तरीके से हमारे पास सीटें वैकेंट होती हैं और किस तरीके से हम किस पर्सन को रिजाइन करवा सकते हैं, और कौन पर्सन अगर कहीं पे अपॉइंट होगा तब किस तरीके से सीटें उनकी फुलफिल होंगी। ठीक है, तो इट वॉज इन आर्टिकल 101। ओके, सो हेडिंग डालिएगा वैकेंसी ऑफ सीट। जैसे मैंने भी आपको बताया, आर्टिकल 101। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कोई भी मेंबर अगर होगा तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा। गॉट इट? कोई भी मेंबर होगा हमारे पास, लाइक फर्स्ट वन हम रेजिग्नेशन की बात करते हैं, रिजाइन की बात करते हैं। तो रिजाइन की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर लोकसभा में पर्सन है, लाइक लोकसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो वो अपना रेजिग्नेशन देगा स्पीकर को। और सिमिलरली अगर कोई पर्सन हमारे पास राज्यसभा से बिलोंग करता है, वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो वो अपना रेजिग्नेशन देगा चेयरमैन को। गॉट इट? तो पहली चीज हमारे पास समझ में आई कि रिजाइन कैसे होगा, रेजिग्नेशन कैसे दिया जाएगा।
अगर फर्स्ट ऑफ ऑल लोकसभा से बिलोंग करता है पर्सन तो हमारे पास स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देगा, और अगर राज्यसभा से बिलोंग करता है तो वो पर्सन अपना चेयरमैन को रेजिग्नेशन देगा। सेकेंड चीज जो हमारे पास यहां पर आती है, सेकेंड चीज जो हमारे पास आती है डेट इज एब्सेंट। याद रखिएगा, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब्सेंट रहता है फॉर अ टाइमिंग ऑफ 60 डेज, 60 दिन तक, याद रखना यहां पर 60 डेज, विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ स्पीकर और ऑफ चेयरमैन, लाइक इन अ केस ऑफ लोकसभा 60 दिन तक अब्सेंट है पर्सन हमारे पास लोकसभा से विदाउट परमिशन ऑफ चेयरमैन, विदाउट द परमिशन ऑफ स्पीकर, और 60 दिन तक अब्सेंट है विदाउट द परमिशन ऑफ चेयरमैन इन राज्यसभा, तब उस पर्सन को निकाला जा सकता है, किक आउट किया जा सकता है। तो ये सेकंड कॉम्बिनेशन है, जब कोई पर्सन 60 दिन तक अवेलेबल नहीं होगा। ओके, याद रखिए ये जो 60 दिन है ये प्रोसीडिंग के 60 दिन, ये हमारे पास एडजमेंट साइनडाई हो जाए उसके बाद के 60 दिन काउंट नहीं होंगे, रेगुलर बेसिस पे 60 दिन, जब सेशन ऑन है, सेशन इन है, तब हमारे पास ये 60 दिन है। गॉट इट? ये दूसरा फीचर याद रहेगा। ठीक है, थर्ड फीचर की अगर हम बात करते हैं, कब हमारे पास वैकेंसी होगी सीट की, जब एक पर्सन लाइक एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल बिकम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ एनी स्टेट। अगर ये तीन पोस्ट कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्वायर करता है, तब उसे अपनी मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी ऑफ दैट ऑफ एमपी। ओके, तो तीसरी सीट कब होगी हमारे पास, व्हेनेवर ही एक्वायर। कौन कौन सी सीटें, पहली हमारे पास प्रेसिडेंट, सेकंड हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड हमारे पास गवर्नर। ओके, तो ये तीन सीटें हैं, हम मतलब ये तीन पोस्ट हैं, जब हमारे पास कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन तीन सीटों को एक्वायर करेगा तो वॉलेंटरीली उसे अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट जो है उसकी एमपी सीट है वो उसको छोड़नी पड़ेगी। ये चीज याद रहेगी आपको। नेक्स्ट इज ओके, नेक्स्ट जो चीज होती है, समझ के चलिए कि एक पर्सन ने चुनाव लड़ा, मान के चलिए कि राज्यसभा और लोकसभा के चुनाव एक ही साथ गठित हो रहे हैं, और उसी टाइम पीरियड पे एक पर्सन ने चुनाव लड़ा, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, और बाय चांस वो पर्सन दोनों ही सीट पर इलेक्ट हो गया। समझ रहे हो आप ये चीज? तो मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूं, लाइक एक कोई पर्सन है ए नाम का, उसने हमारे पास लोकसभा से भी चुनाव लड़ा, राज्यसभा से भी चुनाव लड़ा। अगर वो किसी एक सीट से जीता तब तो वो उस हाउस का मेंबर होगा। अगर वो दोनों सीटों से जीतता है, याद रखिएगा, अगर वो दोनों सीटों से जीतता है, लाइक ए मेंबर जो है वो बस लोकसभा से भी जीता है, राज्यसभा से भी जीता है, तो उसे विद इन 10 डेज बताना पड़ेगा कि आप किस हाउस में रहना चाहते हैं, आप किस हाउस में रहना चाहते हैं। अगर आपने नहीं बताया तो आपकी दोनों सीटें टर्मिनेट हो जाएंगी, आपकी दोनों ही सीटें टर्मिनेट हो जाएंगी, आइदर फ्रॉम द लोकसभा और ऑफ द राज्यसभा। तो 10 दिन के अंदर आप बताएंगे कि आपको कौन सी सीट चाहिए। मेजरली हमारे पास लोकसभा की सीट ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि वहां पर मनी बिल इजीली आ सकता है और पास कराने में सबसे ज्यादा वेटेज होता है। तो अमूमन लोग हमारे पास अगर दोनों साइड इलेक्टेड हैं तो लोकसभा की तरफ जाते हैं। वैसे बहुत रेयर चांसेस हैं, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ बहुत सदियों में ही आएंगे। कभी ऐसा होगा तब हमारे पास 10 दिन का टाइम पीरियड अपने दिमाग में आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, तो नेक्स्ट केस जो हमारे पास बन रहा है यहां पर कि किस तरीके से वैकेंसी ऑफ सीट हो सकती है। इफ पर्सन इलेक्टेड इन लोकसभा एंड राज्यसभा साइमल्टेनियसली, ओके, तो विद इन 10 डेज उसको बताना पड़ेगा कि वो किस हाउस में जाएगा, अदरवाइज दोनों सीटें उनसे छीन ली जाएंगी। याद रहेगी ये चीज। नाउ
if the person is elected on both seat of Lok Sabha, then okay, यहाँ पर एक और चीज हमारे पास आती है सामने से कि अगर हमारे पास, जैसे आपको पता है कि एक पर्सन 2 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ सकता है, आपको पता है ये बात कि एक पर्सन 2 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ सकता है। अगर वो 2 लोकसभा सीटों पे जीत गया तो, दोनों पे ही जीत गया तो अगेन उनको बताना पड़ेगा कि कौन सी एक सीट मैं रखूंगा, अदरवाइज वहां से भी दोनों सीटें उनकी टर्मिनेट की जाती हैं। तो विद इन 10 डेज आपको बताना पड़ता है, मतलब टाइम, समय का इसमें दायरा इतना नहीं है, लाइक एक्सटेंड हो जाता है, लेकिन विद इन अ टाइम लिमिट आपको बताना पड़ता है। तो अगेन सेम चीज है, इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड इन both on both the seats of, if person is elected on both the seats of Lok Sabha, दोनों लोकसभा की सीटों पे एक्वायर किया है, तो बताना पड़ेगा कि भैया एक सीट हम छोड़ने वाले हैं। नहीं बताओगे तो दोनों सीटें आपके हाथ से चली जाएंगी। जैसे हमारे पास गुजरात से भी लड़े थे पीएम मोदी और वाराणसी से भी लड़े थे, तो उन्होंने गुजरात वाली सीट अपनी वैकेंट कर दिया एंड देन वाराणसी वाली सीट अपनी एक्वायर करके रखी। ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है, अच्छा कितनी हो गए हमारे पास, एक केस हो गया, 2 3 4 5 7 केसेस टोटल होते हैं, ठीक है। अगर हमारे सर जो पास, सीट वैकेंट होगी उसके लिए फिर से इलेक्शन होंगे? हाँ बिल्कुल, री इलेक्शन होते हैं वहां पर जो भी सीट वैकेंट होती है। एंड कीप इन योर माइंड, कोई भी पैसा हमारे पास कंटेस्टेंट जो होता है उसको बियर नहीं करना होता, ये सब इलेक्शन कमीशन बियर करता है। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पेपर में रखा हुआ था कि एक क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्मुलेट हुआ था कि अगर 2 सीटों पे एक पर्सन जीतता है और वो उसने एक सीट वैकेंट कर दी, तो जो अब नेक्स्ट सीट का खर्चा होगा, पूरा पोलिंग का, बूथिंग का, ये सारा खर्चा हमें वो पर्सन बियर करेगा। ये 2 स्टेटमेंट आपके पास गिवन थे। तो पहला स्टेटमेंट सही है, अगर दोनों सीटों पे जीतेगा तो एक सीट वैकेंट करनी पड़ेगी। बट सेकंड स्टेटमेंट टोटली फॉल्स है, गलत है, क्योंकि जो इलेक्शन अब होगा वो सारा जो मनी उसमें बियर करना होगा वो इलेक्शन कमीशन करेगा, पर्सन नहीं करेगा। गॉट इट? नाउ सेकंड, जो फिफ्थ केस हमारे पास बनकर आएगा यहां पर, अब जो यहां से एक फिफ्थ केस लेकर चलते हैं। अगर कोई मेंबर, समझिए चलिएगा, अगर कोई पर्सन एमएलए है और एमपी का चुनाव लड़ रहा है, लाइक लोकसभा का चुनाव है और अपना एमएलए का चुनाव है, मतलब लाइक एक लोकसभा में जाने के लिए है, एक हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली में जाने के लिए है, और दोनों पर्सन मतलब एक पर्सन दोनों सीटों पे एक्वायर हो जाता है, तो उसके पास कौन सी सीट वैलिड बचेगी? ठीक है, देखो 2 केसेस हमारे पास बचे हैं, मैं दोनों आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। पहला केस है हमारे पास कि अगर एक ए नाम का पर्सन हमारे पास इलेक्शन में खड़ा हुआ है, अगर हमारे पास कोई एक नाम ए नाम का पर्सन इलेक्शन में खड़ा हुआ है और उस साल दोनों इलेक्शन एक साथ हो रहे हैं, कौन कौन से? एक हमारे पास एमएलए का इलेक्शन, दूसरा हमारे पास एमपी का इलेक्शन। एमपी इज फॉर द लोकसभा, आइदर लोकसभा और ऑफ राज्यसभा, इट्स ऑल अप टू यू, आप मान के चलिए कुछ भी। अगर दोनों सीट पर वो पर्सन विन कर जाता है, दोनों सीटों पे विन कर जाता है और 10 से 12 दिन के अंदर बताता नहीं है कि मुझे कौन सी सीट होल्ड करके रखनी है, तो अल्टीमेटली उस पर्सन को एमएलए वाली सीट दी जाएगी और उससे एमपी वाली सीट छीन ली जाएगी। या तो वो पर्सन बताए कि मुझे एमपी बनना है और मैं एमएलए की सीट से रिजाइन कर रहा हूं, अगर वो ऐसा पर्सन नहीं करेगा तो अल्टीमेटली एमपी की सीट उसकी छिन जाएगी, ऑटोमेटिकली वैकेंट हो जाएगी और एमएलए की सीट उसके पास एक्वायर रहेगी अनटिल और अनलेस वो खुद से वॉलेंटरली रिजाइन नहीं कर रहा है। गॉट इट? याद रहेगा? ओके, नेक्स्ट केस जो हमारे पास सेवेंथ केस, हमारे पास केस नंबर 7, इस केस में हमारे पास है, देखो हमारे पास लोकसभा का एक मेंबर है, लोकसभा में एक मेंबर है
उसका टर्म अभी हुआ है 3 साल का, मान के चल रहा हूं, लाइक लोकसभा का मेंबर है 1 से 5 साल उसका टर्म रहने वाला है, वो पर्सन 1 से 5 साल के बीच में नेक्स्ट चुनाव लड़ रहा है। नेक्स्ट किसका? राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है। अब देखो, एक हाउस का मेंबर होते हुए वो पर्सन दूसरे हाउस का चुनाव लड़ रहा है। समझ में आई ये बात? लाइक सिमिलरली एक राज्यसभा का मेंबर होते हुए वो पर्सन लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। ऐसा हो सकता है, एक हाउस में रहते हुए दूसरे हाउस के लिए आप कंटेस्ट कर रहे हो, और अगर आप विन कर जाते हो तो आपका जो पुराना हाउस है वहां से आपकी सीट वैकेंट हो जाती है। गॉट इट? ये बात समझ में आई आपको? अगर आप लोकसभा में रहते हुए राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हो और राज्यसभा में आप विन हो गए तो ऑटोमेटिकली लोकसभा की सीट आपकी वैकेंट हो जाएगी। या फिर आप राज्यसभा में रहते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हो और आप विन हो गए तो आपकी राज्यसभा की सीट ऑटोमेटिकली वैकेंट हो जाएगी। यही मैंने आपको बताया है यहां पर। तो लोकसभा में आप हो, राज्यसभा में आप कंटेस्ट कर रहे हो, फिर यहां पर विन हो गए तो आपकी राज्यसभा की सीट फॉर्मुलेट होगी। और अगर आप राज्यसभा में हो और लोकसभा में आप कंटेस्ट कर रहे हो और यहां पर विन हो गए तो आपकी लोक राज्यसभा की सीट वैकेंट हो जाए। और अगर आप विन नहीं कर रहे हो, लूज कर गए हो, तो आपकी जो पुरानी सीट है वो सीट एज इट इज रहने वाली। तो ये 7 किससे समझ में आए आपको? ये सातों का 7 हिसाब समझ में आया आपको कि कब कौन सी सीट वैकेंट होगी, कब कौन सी नहीं होगी। रेजिग्नेशन के रिगार्डिंग हम ये सब कुछ हमारे पास विद इन आर्टिकल 101 लिखा हुआ है। गॉट इट? सो न्यू हेडिंग डालिए, डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन ओके, कीप इन योर माइंड, बाकी इसमें आरपीए में हम पढ़ना है, हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में। कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज इन आर्टिकल 102। 102 आर्टिकल में हमें बताया हुआ है कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं सो डेट कि हम पर्सन को डिस्क्वालीफाई करें। सबसे पहला रीजन, सबसे पहला, चारों को लिखेंगे इस तरीके से। फर्स्ट वन इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अगर कोई पर्सन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का यूज कर रहा है एमपी की सीट पे रहते हुए, एमएलए की सीट पे रहते हुए, तो उसको किक आउट किया जा सकता है, तो उसको ऑटोमेटिकली रिजाइन देना पड़ेगा। अदरवाइज वो उस रेगुलर एमपी की पोस्ट को रन अप नहीं कर सकता। याद रहेगा। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है डिक्लेयर्ड अनसाउंड माइंड बाय कोर्ट। अगर कोर्ट किसी पर्सन को बोले कि भैया ये बावला हो चुका है, ये पागल हो चुका है, देखो ऐसा होता है, बोलते हैं कोर्ट। रीजन बताता हूं मैं आपको। कई बार कुछ जो एमपीज होते हैं वो क्रिमिनल चार्जेस में फंस जाते हैं, तो वो जेल में जाने से बचने के लिए अपने आप को अनसाउंड माइंड डिक्लेयर करवा देते हैं। अब कोर्ट ने उसे बोला कि भैया ये बावला हो चुका है, तो अब ये चीज हमारे पास संज्ञान में ली जाएगी। स्पीकर देखेगा कि हाँ भैया ये सही में पागल है, चेयरमैन देखेगा कि हाँ भाई ये सही में थोड़ा अनसाउंड इन माइंड हो चुका है, तो अब ये काम करने के काबिल नहीं है। जो काम करने के काबिल नहीं है उसे उठाकर बाहर रखा जाए। तो ये सेकंड कंडीशन होती है हमारे पास जब एक पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। थर्ड कंडीशन होती है हमारे पास सीज टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। किसी कारणवश हमारे पास एमपी की सिटीजनशिप चली जाए या एमएलए की सिटीजनशिप चली जाए तो भी वो पर्सन कोई एमपी बनने के लायक नहीं बचता। किस किस तरीके से जाएंगी ये सिटीजनशिप एक्ट में मैं आपको बता चुका हूं। हो सकता है हम किसी कंट्री के साथ वॉर में इंडल्ज हों और एमपी ने जिसने ओथ ली थी सीक्रेसी की, उसने अपना सीक्रेसी जो भी थी उसको लीव कर दिया, छोड़ दिया,
और वो किसी और कंट्री के साथ मिल गया जाके, हमें पता चला, उसकी सिटीजनशिप चली गई, अब वो पर्सन एमपी होने के लायक नहीं है, ऊपर से क्रिमिनल चार्जेस और लगेंगे। गॉट इट? सो ये 3 कंडीशन वाज मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन अर्लियर, बट एक और चीज इसमें ऐड की गई, दैट इज 10th schedule which comes from article amendment 52nd 1985 आई थिंक, ठीक है, 1985। इस 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमारे पास 10th शेड्यूल को इंक्लूड किया गया और यहाँ पर बताया गया कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं सो डैट कि एक पर्सन को हम डिस्क्वालीफाई करें। सो दिस वाज रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 102। गॉट इट? याद रहेगा, सिंपल है, पहुंच रहे हैं अगली चीज में। और कब कब डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है एक पर्सन को, क्रिमिनल ऑफेंस लगता कब है उसके, अभी स्पेशल प्रिविलेजेस पे जब पहुंचेंगे तो प्रिविलेजेस में आपको ये बात बताई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इक्वल पावर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, इंपॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ मीन्स, बट प्रीलिम्स में यहाँ पर आर्टिकल पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, जो मैं अभी आपको यहाँ पर लिखवाऊंगा आर्टिकल्स, तो वो चीजें आपसे पूछी जाएंगी। सो हेडिंग है हमारे पास equal status of Lok Sabha and Rajya Sabha. Again, keep in your mind, it's somewhat like 7 points. आप अगर ढूंढने बैठोगे तो पता नहीं कितने मिलेंगे, लेकिन मेजर पॉइंट 7 ही, जिसमें सबसे पहली जो इक्वल पावर आती है, that is for the election of president. इलेक्शन बोलिए, इलेक्शन एंड रिमूवल भी लिख लीजिएगा। election and removal of the president which was conferred in article 54 and 61. okay, देखिए election was conferred in article 54, मैं बता चुका हूं आपको, and removal is in 61. so ये आर्टिकल आपसे प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे और ये जो क्वेश्चन है जैसे लिखा हुआ है ऊपर, इट वाज आस्क्ड इन मेंस, और वे भी सिर्फ पीसीएस के मेंस में, आईएएस के मीन्स में नहीं। आईएएस के मीन्स में पूछा जाएगा कि किस तरीके से पावर्स को और इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है, रिकमेंडेशंस। गॉट इट? समझ रहे हो ना, ये फैक्चुअल पॉइंट्स हैं इसलिए पीसीएस में आएंगे, आईएएस में थोड़ा सा एनालिटिकल हो जाता है माइंडसेट। ओके, नेक्स्ट चीज जो हमारे पास होती है, ओके, ये चीज समझ में आई, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और रिमूवल की जगह आप इंपीचमेंट लिखिएगा। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में भी हमारे पास पावर इक्वलाइज होती है समवट अराउंड। ओके, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वाज इन आर्टिकल 66. रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वाज इन आर्टिकल 66. ओके, अगेन कीप इन योर माइंड, अगर हमें रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट करना है, ऑल्दो मैं आपको समझा चुका हूं कि ये जो मोशन है हमारे पास राज्यसभा में इंक्लूड होगा, राज्यसभा में ये 2/3 मेजोरिटी के साथ पास होना चाहिए, एंड देन लोकसभा में इंक्लूड होगा, लोकसभा में ये सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी के थ्रू पास होना चाहिए। तो आर्टिकल यहां पर याद रखिएगा। तो 2/3 मेजोरिटी किसमें चाहिए? जब हम राज्यसभा से पास कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए, और सिंपल मेजोरिटी कहां पर चाहिए? जहां पर हम वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने की बात कर रहे हैं लोकसभा के थ्रू। गॉट इट? नेक्स्ट इसमें इसको पॉइंट एक और इंक्लूड कीजिएगा, दैट इज जहां पर इक्वल पावर होती है, रिगार्डिंग विद द प्रिविलेजेस ऑफ एमपीज। देखो, प्रिविलेजेस ऑफ एमपीज प्लस हमारे पास क्रिमिनल ऑफेंस ऑफ पार्लियामेंट, ओके, दैट वाज इंक्लूड इन आर्टिकल 105,
105 आर्टिकल में जो भी प्रिविलेजेस हैं, लाइक ओके इंडिविजुअल प्रिविलेजेस, कलेक्टिवली दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। यहां पर इंडिविजुअल प्रिविलेजेस की बात करी जा रही है। इंडिविजुअल में अभी थोड़ी देर में आ जाएगी हमारे पास। इंडिविजुअल में कि कोई भी जूरी में जाने के बाद उनको एविडेंस दिखाने की जरूरत नहीं है, प्रोसीडिंग्स चल रही है तो उन्हें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। प्रोसीडिंग लाइक अगर पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स चल रही है तो उससे 40 दिन पहले 40 दिन बाद तक आपको पुलिस नहीं उठा सकती, इवन जजेस भी आपको नहीं बोल सकते कि इनको उठा के लाइए। अगर क्रिमिनल केसेस में बोल भी दिया जाता है तो प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, प्रायर परमिशन चाहिए स्पीकर की या फिर चेयरमैन की। सो ये जो प्रिविलेजेस हैं ये दोनों हाउसेस के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के पास हैं। गॉट इट? सो इट वाज इन आर्टिकल 105। नेक्स्ट लिखिए इसमें, दैट इज प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी में पहले हम बताएंगे नेशनल इमरजेंसी एंड देन हमारे पास स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी मींस फेलियर ऑफ स्टेट मशीनरी। सो दोनों ही केसेस में हमारे पास दोनों के पास इक्वल पावर है। ओके, डिसॉल्यूशन के केस में अगर मैं बात करता हूं, डिसॉल्व करने के केस में अगर मैं बात करता हूं तो लोकसभा इनिशिएट कर सकता है प्रोसेस को। ये चीज याद रखिएगा। उसके पास एक एडिशनल बेनिफिट पावर भी है कि वो इनिशिएट कर सकता है डिसॉल्व करने के लिए, नेशनल इमरजेंसी हो या स्टेट इमरजेंसी हो। बट जो प्रोक्लेम करने की पावर है वो दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए। इवन अगर लोकसभा नहीं है तो राज्यसभा से पास हो जाता है। देन जब लोकसभा बनेगी उसके बाद वहां से पास होगा। तो कहीं ना कहीं एडवांटेज है, प्लस दोनों के पास इक्वल पावर है। तो इट इज इन आर्टिकल 352 एंड 356। ये चीज याद रहेगी आपको। नेक्स्ट इज, एक और जगह है हमारे पास जहां लोकसभा और राज्यसभा के पास इक्वल पावर होती है, दैट इज एनलार्जमेंट ऑफ jurisdiction ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यूपीएससी। तो इनके जो हमारे पास जुरिडिक्शन को एनलार्ज करने की पावर भी हमारे पास दोनों हाउसेस के पास गिवन है। ठीक है, ये चीज याद रहेगी। नेक्स्ट, जैसे आपको पता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ऑर्डिनेंस तब प्रोमलगेट होता है जब हमारे पास लोकसभा पावर में नहीं होता। बट कीप इन योर माइंड, एक बार हमारे पास ऑर्डिनेंस फॉर्मुलेट हो जाए तो एक हाउस के साथ साथ दूसरे हाउस से भी उसे पास होना पड़ता है। सो अगेन इक्वल पावर की दर्ज पे यहां पर हम बोल सकते हैं अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस। अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस के रिलेट करने पर भी सेम पावर मिलती है दोनों हाउसेस के कोरिलेशन में। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द रिसीव्ड रिपोर्ट्स। ओके, ये जो 7वां पॉइंट है, मैंने बताया था 7 मेजर पॉइंट्स होते हैं। ये जो 7वां पॉइंट है इट इज बिट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, लाइक सबसे पहली चीज जो हम बात करते हैं, ऑल दो मनी बिल इवन बजट के रिगार्डिंग ये सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकते हैं, बट वो बिल राज्यसभा में भी टेबल होता है। ये चीज समझ रहे हैं आप? वहां लोकसभा में, लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में आया, बट राज्यसभा में भी उसके ऊपर चर्चाएं होती। और यहां पर हम बोल रहे हैं रिसीव्ड रिपोर्ट्स। सो पहली रिपोर्ट ही हमारे पास एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रहने वाली। कभी आप देखिएगा लोकसभा में से तो भले ही मनी बिल यूं ही पास हो जाए, लेकिन जब वो हमारे पास राज्यसभा में जाता है तो राजेश कुमार झा जैसे पर्सन क्या बढ़िया स्पीच देते हैं, चौटाला जैसे पर्सन क्या जबरदस्त गवर्नमेंट को कसते हैं। अब सब लोग सुन रहे हैं कि कितनी बढ़िया तरीके से उनको कसा गया है। तो अब अगर रिकमेंडेशन देके भेजी जाएगी तो कहीं ना कहीं पील प्रेशर होगा कि भैया इसको थोड़ा सा सुधार के भेजा जाए। ऑल दो लोकसभा एज इट इज भी वापस कर सकती है, बट जो डिस्कशन होता है वो जबरदस्त होता है।
तो पहली जो रिपोर्ट यहां पर आएगी दैट इज इन अ फॉर्म ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप पूरा लिखेंगे, और इट इज इन आर्टिकल 112 क्लॉज 1। ओके, नेक्स्ट इज द रिपोर्ट्स ऑफ कैग, नेक्स्ट इज द रिपोर्ट्स ऑफ कैग, इट इज इन आर्टिकल 151 क्लॉज 4, 151 क्लॉज, आई थिंक क्लॉज 1 ही है ये भी, नॉट 4, क्लॉज 1। ओके, नेक्स्ट इज reports related to SC and ST, reports related to SC ST that was included in article 338 clause 1। next is reports related to other backward classes that was included in article 340 clause 2, that was included in article 340 clause 2। okay, wait, 338 clause 2, it is 340 clause 3। next is reports related to linguistic minorities, that was included in article 350 clause B clause 2, 350 B clause 2। ठीक है, सो आर्टिकल्स याद रखिएगा, प्रीलिम्स में आपके लिए यहाँ पर आर्टिकल मेंस है। ठीक है, और मेंस में ये पूरा 7 के 7 पॉइंट आप विद आर्टिकल्स आपको क्रैम्प होने चाहिए, याद रहेंगे। ठीक है, कोई इशू इसमें चीज में? अभी तक जितना लिखा है आप लोगों ने, ये माइंड मैप्स चल रहे हैं आपके, आपको इसी के थ्रू पढ़ना है। बाद में जब आप किताब पढ़ेंगे तो वो बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ रहते हैं, वो दिमाग खराब करते हैं। लिखिए डिफरेंसेस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ऑल दो ये मैं कल करवा चुका हूँ, लेकिन वहां पर मैंने सिर्फ मेजर करवाए हैं। डिफरेंस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, सो अगर हम बात करते हैं इलेक्शन की, सो यहां पर इलेक्शन, राज्यसभा में जो इलेक्शन होता है वहां पर पर्सन जो चुने जाते हैं वो चुने जाते हैं थ्रू लेजिस्लेटिव असेंबली। तो राज्यसभा में मेंबर जाते हैं बाय इलेक्टिंग फ्रॉम द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली वाले पर्संस को इलेक्ट करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्टोरल, क्या था, पीआर था आई थिंक हमारे पास, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हमारे पास इलेक्ट किए जाते हैं पर्सन, एंड देन वो हमारे पास राज्यसभा में स्विच करते हैं। तो सबसे पहली चीज यहीं पे आएगी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन मेथड के थ्रू पर्सन इलेक्ट किए जाते हैं। इसके जस्ट अपोजिशन में अगर मैं बात करता हूं लोकसभा की, तो डायरेक्टली फ्रॉम पीपल बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज विद इन आर्टिकल 326। ये चीज याद रहेगी आपको कि इलेक्शन का प्रोसेस बहुत सिंपल है। नेक्स्ट इज रिगार्ड विद द मनी बिल। ओके, राज्यसभा में इंक्लूड नहीं हो सकता, मतलब कांट इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, बट यहां से जब राज्यसभा में इंक्लूड नहीं होगा दैट सिंपली मींस ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज।
फाइनेंस बिल। ओके, लेकिन फाइनेंस बिल पास होगा, पास होना जरूरी है राज्यसभा से, वहां पर 14 दिन का बेयर नहीं लग रहा है, मनी बिल में बेयर लग रहा है। अब सही है, मनी बिल और इसके अलावा ऑर्डिनेंस, मतलब जो भी ऑर्डिनरी बिल होगा या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा, वहां पे पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर मैं बात करता हूं तो राज्यसभा में भी अगर मिनिस्टर है, जैसा अभी ऑनलाइन पूछा गया था मुझसे, राज्यसभा में भी अगर कोई मिनिस्टर है, दे आर अगेन रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ये चीज याद रखिएगा आप लोग कि राज्यसभा में भी कोई मेंबर है तो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। लाइक दे में कौन आ रहा है हमारे पास, मिनिस्टर। कोई भी मिनिस्टर बिलोंग्स फ्रॉम द राज्यसभा, दे आर रिस्पॉन्सिबल, इवन दे आर अकाउंटेबल टू द लोकसभा। और यहां पर अगर हम बात करते हैं तो अगेन अकाउंटेबिलिटी रहती है, अकाउंटेबिलिटी हमारे पास रहती है टुवर्ड्स अगेन पीपल्स, लाइक टुवर्ड्स रिगार्डिंग लोकसभा। नेक्स्ट इज लाइक देखो, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक और पॉइंट अगर हम इसमें ऐड करना चाहें तो हम बोल सकते हैं, देखो, जस्ट बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टर था रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, इट मीन्स कि यहां पर हमारे पास नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस नहीं होगा। ये तो मतलब है अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं है ये पर्सन तो वहां आप गिरा नहीं सकते, यहां सिंपल सा मतलब है। तो राज्यसभा में हमारे पास नो कॉन्फिडेंस मोशन, या फिर हम बोल सकते हैं सेंसर मोशन इंट्रोड्यूस ही नहीं कर सकते लोकसभा में, ना सॉरी राज्यसभा में ना नॉन कॉन्फिडेंस होगा ना ही सेंसर मोशन इंट्रोड्यूस होगा। बस इंट्रोड्यूस हो सकती है लाइक एन नॉन कॉन्फिडेंस मोशन भी प्लस सेंसर मोशन भी इन लोकसभा ऑन। अभी आने वाला है इमोशंस क्या होते हैं और नो कॉन्फिडेंस क्या है, सेंसर क्या है, अभी बताएंगे आप लोगों को। बस अभी ये याद रखिए कि यहाँ पर ये पर्संस इंक्लूड नहीं हो सकते। और अगर हम सुपीरियर अथॉरिटी की बात करते हैं तो इन द केस ऑफ राज्यसभा देयर इज चेयरमैन, इनकी पावर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और इन द केस ऑफ लोकसभा ही इज स्पीकर, अगेन इनकी भी पावर्स हम देख चुके हैं। So it is all about the major differences between the Lok Sabha in Rajya Sabha. Next लिखिए special power of Lok Sabha with respect to Rajya Sabha. Sir, Lok Sabha is more powerful than Rajya Sabha. ये क्वेश्चन आप किस पर्सपेक्टिव में पूछ रहे हैं? लाइक देखिए, मैं अभी आपको दोनों का आंसर देने वाला हूँ। ओके, सब याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन हमारे पास मेंस में अराइज होता है, लाइक जैसे इन्होंने बोला लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। अब क्वेश्चन की डेप्थ को समझिएगा, अगर यही स्टेटमेंट है, यही क्वेश्चन नहीं है, अगर इसके बाद लिखा आ जाता है डॉट एग्जामिन, क्वेश्चन की डेप्थ को समझिए, लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा एग्जामिन। नाउ अब आपको लिखना है इन व्हाट मैनर लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। गॉट इट? मैं लिखवा रहा हूं जो पॉइंट्स अभी आपको। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा, फुल स्टॉप, क्रिटिकली एग्जामिन, देन आपको बताना है कि राज्यसभा इज मोर पावरफुल देन लोकसभा। वो भी मैं अभी आपको पॉइंट्स बताने वाला हूं। ओके, क्वेश्चन की डेप्थ को समझिए, अगर हमारे पास नॉर्मली एग्जामिन लिखकर आता है तब आपको बताना है कि हाँ लोकसभा ज्यादा पावरफुल, क्रिटिकली एग्जामिन लिखकर आता है तो आपको बताना है कि भैया राज्यसभा ज्यादा पावरफुल है। और इन दोनों आंसर्स को देखो न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे लास्ट सब्जेक्ट में, क्योंकि हमारे पास पार्लियामेंट बाइकैमल है, तो एक हाउस भले ही पावरफुल हो जाए, दूसरा हाउस भले ही लो पावरफुल रहे, लेकिन जब तक प्रेसिडेंट का एसेट नहीं लगता तब तक हमारे पास कोई भी चीज लॉ नहीं बनती। सो आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि इज लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा, इन सम मैनर,
not in all but only in some manner, like of the finance bill, like of the money bill, even like some privileges, like some state special powers with regard to the legislatures, not more than it. सिर्फ 2-3 ही सिनेरियो है जहां पर हमारे पास लोकसभा ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू राज्यसभा। अगर हम बात करते हैं राज्यसभा कहाँ पावरफुल है, तो जैसे कल मैंने आपको बताया था, फ्रॉम आर्टिकल 249 स्टेट में अगर कोई भी हमारे पास लॉज बनाने हैं तो वहां पर भी हम विदाउट प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट हम वहां पर लॉज बना देंगे। बस चाहिए क्या, हमें पूरे स्टेट मतलब जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्टेट है उसकी 2/3 की मेजोरिटी चाहिए, और जिस स्टेट के रिगार्डिंग हम बनाना जा रहे हैं भले ही वो राजी हो या ना हो, तो इट इज मोर पावरफुल, like Rajya Sabha is more powerful than Lok Sabha in this scenario. And again, if one wants to create all India services, and again this is again the more powerfulness of the Rajya Sabha over the Lok Sabha. So it depend करता है आप किस मैनर में पूछना चाह रहे हो। अगर आप मनी बिल के रिगार्डिंग पूछना चाह रहे हो तो लोकसभा इज मोर पावरफुल। अगर आप ऑल इंडिया सर्विस के क्रिएशन के थ्रू पूछना चाह रहे हो तो राज्यसभा इज मोर पावरफुल। ओके, नाउ अब देखिए जैसे मैंने बोला आपको स्पेशल पावर्स ऑफ लोकसभा विद रेस्पेक्ट टू राज्यसभा। ठीक है, WTR जो साइंस वाले साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो जानते होंगे विद रेस्पेक्ट टू होता है इसका मतलब। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू लोकसभा। सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो आने वाला है दैट इज रिगार्ड विद द मनी बिल दैट इंक्लूड्स इन आर्टिकल 110 मनी बिल। याद रखिए अभी मनी बिल को लास्ट में एक और बार देखेंगे जहां पर हम बजट से पहले वाला सिनेरियो देख रहे हैं। चलो अभी खत्म कर देते हैं मनी बिल को, क्यों बार बार उठाना। समझिए मनी बिल क्या है। मनी बिल हमारे पास पहली बात तो जिसमें भी हमारे पास पैसे से रिलेटेड बात हो रही है वो या तो फाइनेंस बिल के अंडर आएगा, या फिर वो हमारे पास बजट के अंडर आएगा, या फिर वो मनी बिल के अंडर आएगा। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा हैव्स पावर टू डिक्लेयर एनी बिल अ मनी बिल। ओके, किसी भी बिल को मनी बिल डिक्लेयर करने का काम हमारे पास स्पीकर ऑफ लोकसभा करता है, और इट इज मोर पावरफुल लिटरली। लाइक क्या हो रहा है एक्चुअली में, किसी भी इस बिल को अगर मनी बिल बोल दिया जाएगा तो राज्यसभा से उसकी पावर छीन ली गई है मेजर। अब खाली आप डिस्कस कर सकते हो, पास नहीं कर सकते। मेजरली कब होता है, जब राज्यसभा में आपकी मेजॉरिटी ना हो, लोकसभा में आपकी मेजॉरिटी हो, और बिल को आपको स्पीडली पास करवाना है, तो आप मनी बिल का सहारा मतलब किसी भी बिल को मनी बिल का सहारा बनाते हैं और उसको पास करवा देते हैं। ऑल्दो अगर मनी बिल पास नहीं हो रहा है तो उसे ऑर्डिनरी की फॉर्म में लेकर आएंगे। डेडलॉक हो गया है, 6 महीने तक लंबा समय रुक गया है, राज्यसभा ने पास ही करके नहीं दिया, तब जाके ज्वाइंट सीटिंग बैठेगी उसके ऊपर। तो उस 6 महीने से बचने के लिए आप किसी भी बिल को मनी बिल बनाइए और सिंपली एक साइड से पास कीजिए, 15 दिन में वो पास करता है नहीं करता है आपके पास दोबारा आएगा, सीधा प्रेसिडेंट के पास एसेट लग जाएगा। तो मनी बिल को मनी बिल बनाने का काम कौन करता है, दैट इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा। सो स्पीकर के पास सोलली पावर है, ओनली मतलब सिर्फ इसके पास इसकी ओरिजिनल पावर है कि वो किसी भी बिल को मनी बिल बता सकता है। ठीक है, अब मनी बिल होने के बाद राज्यसभा के पास इनकी पावर्स रिड्यूस हो जाती है। राज्यसभा के पास सिर्फ पावर क्या है कि मैं इसको सिर्फ 14 दिन तक रोक सकता है, वो भी डिस्कशन के नाम पर, और 14 दिन बाद लाइक 13वें दिन 14वें दिन आप इसको खाली रिकमेंडेशन बोल के वापस लोकसभा को भेज सकते हैं। अब लोकसभा ने नहीं माना फिर वो राज्यसभा को देगा, और राज्यसभा फिर इसको प्रेसिडेंट को देगा, और प्रेसिडेंट एसेट लगाएगा और ये बिल पास हो जाएगा। गॉट इट। सो ये पहली पावर है जो स्पेशल है, जो कि लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है। नेक्स्ट जो पावर है हमारे पास दैट इज ऑफ, ये चीज समझ में आई हमारे पास मनी बिल का पावर। नेक्स्ट इज ऑफ फाइनेंस बिल।
देखो मनी बिल को ध्यान से पढ़िएगा, मनी बिल पे क्वेश्चन बनते हैं। लाइक इससे या तो सबसे पहले इससे आर्टिकल पूछा जाता है, फिर पूछा जाता है राज्यसभा के पास कितने दिन का रोकने की पावर है, फिर पूछा जाता है कि रिकमेंडेशन बाइंडिंग है या नहीं है। तो ये 3-4 ही क्वेश्चन हमारे पास मनी बिल के रिगार्डिंग बनते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द फाइनेंस बिल। ओके, याद रखिए फाइनेंस बिल, एनी बिल relates with the money and not declared as the money bill is under the consideration of the speaker is termed as finance bill. Like जिसमें पैसे का लेन देन हो रहा है लेकिन हमारे पास स्पीकर ने उसे डिक्लेयर नहीं किया मनी बिल, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास फाइनेंस बिल के अंडर की कैटेगरी में आ जाए। ठीक है, अब फाइनेंस बिल की क्या कहानी है? फाइनेंस बिल की एक इंपॉर्टेंट कहानी ये है कि इट इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ये पॉइंट आपसे पूछा जाएगा अगर आपसे फाइनेंस बिल पूछा जा रहा है, तो इट इज द इंपॉर्टेंट वन। ओके, सो अब यहां के बाद इंट्रोड्यूस सिर्फ लोकसभा में होगा। अब इक्वल पावर है राज्यसभा की भी कि वो इसको रोक सकता है। मनी बिल को नहीं रोक सकता, फाइनेंस बिल को रोक सकता है। ये चीज याद रहेगी, मनी बिल को राज्यसभा नहीं रोक सकता, राज्यसभा फाइनेंस बिल को रोक सकता है। लाइक इंट्रोड्यूस कहां होगा? लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। इंट्रोड्यूस होने के बाद लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा पे जाएगा, राज्यसभा उसके ऊपर डिस्कशन करेगा, राज्यसभा को पसंद नहीं आया तो वो इसको रोक देगा। गॉट इट? क्या 6 महीने लगा लो, फिर उसके बाद जाके ज्वाइंट सीटिंग करवा लो, यही हो सकता है, उसके बाद कुछ होता नहीं है। ओके, नेक्स्ट पावर जो यहां से इंक्लूड होके आई जब इसने रोक दिया राज्यसभा ने, अब यहां से आती है ज्वाइंट सीटिंग की पावर। ठीक है, तो ज्वाइंट सीटिंग में हमारे पास जो चेयरमैन, लाइक चेयरमैन की पोस्ट पे बैठेगा, स्पीकर की पोस्ट पे बैठेगा, इट इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा। सो जो थर्ड पावर इसमें निकल कर आ रही है मेजर, दैट इंक्लूड्स ज्वाइंट सीटिंग। इट वाज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 108। सो ज्वाइंट सीटिंग को प्रिसीड करने का काम जो करेगा, प्रिसीड करने का काम जो करेगा स्पीकर करेगा। गॉट इट? फर्स्ट पॉइंट इज स्पीकर करेगा। अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर करेगा। अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन करेगा। गॉट इट? तो ये 3 चीजें याद रखिए, पहला स्पीकर ऑफ लोकसभा, सेकंड इज डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड थर्ड इज डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। बट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इसको संबोधित नहीं करेगा। सो देखो, जब 2 पर्सन यहां पर हमारे पास लोकसभा से आ रहे हैं तो इट इज अगेन अ प्रिवेलिंग पावर, जहां पर हम लोकसभा को ज्यादा पावरफुल बता सकते हैं एज कंपेयर टू राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट इज डिसकंटिन्यूएशन। इसी के अंडर हमारे पास पॉइंट आएगा, मैं ऑलरेडी आपको अभी पीछे समझा के आया हूं इसको। दैट इज डिसकंटिन्यूएशन। डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ओके, जब भी डिसकंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी का प्रोसेस इनिशिएट होगा, इट कैन ओनली इनिशिएट इन लोकसभा। ये बात भी मैंने अभी अभी आप लोगों को बताई थी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज लाइक responsibilities. So fifth point is council of ministers responsible to Lok Sabha. So these are the 5 points जहां पर हम बोल सकते हैं कि लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा।
पहली चीज जो मैंने बताया कि मनी बिल के रिगार्डिंग आप बात कर सकते हैं। सेकंड चीज मैंने आपको बताया कि भैया आप फाइनेंस बिल के रिगार्डिंग हम बात कर सकते हैं। थर्ड मैंने बताया आपको कि आप यहाँ पर ज्वाइंट सीटिंग की बातें कर सकते हैं। फोर्थ टाइम मैंने आपको बताया कि प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, सॉरी डिसकंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी की बात होती है, तब भी हम यहाँ पर लोकसभा को प्रिवेल कर सकते हैं। लास्ट मैंने बताया आपको जितने भी मिनिस्टर्स हमारे पास हैं या फिर गवर्नमेंट है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। सो यहां से पता क्या चलता है कि लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। अगेन क्वेश्चन को दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा, एग्जामिन, तो आपको ये पॉइंट लिखने हैं। फाइनेंस बिल को लटका सकता है, लेकिन उसे पास मतलब पास ना करने की पावर है उसके पास, लेकिन इंट्रोडक्शन की पावर नहीं है। कोई भी ऐसा बिल जिसमें हमारे पास वित्त शामिल है, लाइक पैसा शामिल है, वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहा। तो अगर वो चाहते हैं कि हम अपनी सैलरी बढ़वा दें, तो उनको लोकसभा का सहारा लेना पड़ेगा। तो पैसे से रिलेटेड जो भी मेजर पावर आ रही है वो हमारे पास डायरेक्टली इलेक्टेड पर्सन्स के पास, ना कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड पर्सन्स के पास। गॉट इट? कुछ और? हम्म एट फर्स्ट नहीं नहीं, आपने क्या बोला? आप दोबारा बोलिए। बिल्कुल। देखो अगर ऐसा सिनेरियो बनता बाय चांस, देखो इनका क्वेश्चन ये है, मान के चले कि अभी हमारे पास 550 सीटें हैं लोकसभा की और 250 सीटें हैं हमारे पास राज्यसभा की, तो टोटल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि 800 सीटें हो गई। जॉइंट सीटिंग में 800 बंदे बैठेंगे। ये बोल रहे हैं कि सर अगर स्पीकर की जगह बाय चांस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा होता कि स्पीकर ना होता, उसको हेड करने वाला चेयरमैन होता, वाइस चेयरमैन या फिर डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता, तो क्या सिनेरियो में चेंज आता? वह सिनेरियो में ये चेंज आता कि वो जॉइंट सीटिंग करने के लिए क्यों नहीं मानता? क्योंकि देखो लोकसभा ऑलरेडी उस बिल को पास कर चुका है, राज्यसभा पास नहीं करने दे रहा है। यही तो रीजन है कि जॉइंट सीटिंग हो रही है हमारे पास। अगर राज्यसभा पास नहीं होने दे रहा है तो आप मान सकते हैं कि जब जॉइंट सीटिंग होगी तो वही चेयरमैन जिसने पहले उसको बिल को पास नहीं होने दिया, अब वो उस बिल को इस तरीके से लेकर आएगा कि वो पास हो जाए? नहीं लेकर आएगा। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वो डेडलॉक से बचाने के लिए ही हमने स्पीकर को बोला है। अब जहां पर मेजोरिटी है, मेजोरिटी इज इन लोकसभा 550 सीट्स, और यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी से पास होने वाला सिनेरियो होता है, तो लाइक 800 टोटल सीटें हुई हैं तो आपको 400 चाहिए प्रेजेंट प्लस वोटिंग, तो बहुत इजीली पास हो जाते हैं जॉइंट सीटिंग से चीजें। तो ऐसा होना इम्पॉसिबल है। यही सोच के हमारे पास डिप्टी चेयरमैन को थर्ड पोजीशन पे रखा हुआ। ओके, लिव इट। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। सर कंसोलिडेटेड फंड है जो, उससे राज्यसभा को कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब? नहीं नहीं, किसने कहा नहीं मतलब है? पैसा तो वहीं से आता है, लाइक सैलरीज वैलरीज तो वहीं से आती हैं, और पूरी तरीके से रिकमेंडरी नेचर है। अभी वो पार्ट भी आने वाला है, अभी टेंशन मत लो। अगर आप लोगों ने ग्रुप में पार्लियामेंट वाली पूरी पीडीएफ को देखा है तो उसमें हमारे पास कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग भी बात की गई है। अगर आपने लास्ट की स्लाइड्स पढ़ी हैं, बजट के रिगार्डिंग भी बात की गई है, पूरी बात की गई है उस पॉइंट्स में। तो अभी हम पहुंच रहे हैं वहां तक हल्के हल्के। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा, स्पेशल पावर ऑफ स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा विद रेस्पेक्ट टू लोकसभा। सो इसमें दो ही पावर्स में लिखवाने वाला हूं, ज्यादा मैं इसमें दिमाग नहीं खराब करूंगा आप लोगों का, क्योंकि एज यू नो लोकसभा इज लिटरली मोर पावरफुल देन राज्यसभा। ठीक है, सो पहली पावर जो हमारे पास इसके साथ कोरिलेट करती है
that includes in article 249, जहां पर बोला गया है कि कोई भी स्टेट के रिगार्डिंग रूल्स फॉर्मुलेट करने हो और स्टेट गवर्नमेंट उसको मना कर रही है कि हम नहीं करेंगे, तो राज्यसभा उस स्टेट के रिगार्डिंग रूल्स फॉर्मुलेट कर सकती है। समझ में आई ये बात? अब राज्यसभा अपने आप से जाके रूल्स फॉर्मुलेट नहीं करेगी, पहले वो बोलेगी कि क्या 2/3 स्टेट्स मेरी मेजोरिटी में है। अगर 2/3 स्टेट्स हमारे पास मेजोरिटी में रहते हैं तो उस स्टेट के रिगार्डिंग भी रूल्स फॉर्मुलेट किए जा सकते हैं। अगर बना दिया तब तो भैया स्टेट गवर्नमेंट भले ही अगेंस्ट में चली जाए, आपको वो फुलफिल करना ही पड़ेगा। तो यही चीज है विद इन आर्टिकल 249। ठीक है, तो इट इज अ स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा विद रिस्पेक्ट टू लोकसभा। एंड नेक्स्ट इज द, ये मैं ऑलरेडी कल आपको लिखवा चुका हूँ 249 वाली पावर्स के लिए। नेक्स्ट इज द आर्टिकल 312, that is creation of new ऑल इंडिया सर्विस। सो राज्यसभा के हाथ में सोल पावर है, लाइक ऑनली, मतलब इंपॉर्टेंटली सिर्फ अल्टीमेट पावर है कि वो ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट कर सकता है। एग्जाम्पल मैंने कल आपको ऑलरेडी बताया था, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाज क्रिएटेड बाय द राज्यसभा इन ईयर 1956। तो अर्लियर व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, देयर इज ओनली 2 ऑल इंडिया सर्विसेज लाइक आईएएस एंड आईपीएस, देन उसको ऐड किया गया है। सो दीज आर द ओनली 2 पावर्स जहां पर आप बोल सकते हैं कि राज्यसभा इज मोर पावरफुल देन लोकसभा। गॉट इट? नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सेशन ऑफ पार्लियामेंट। सेशन ऑफ पार्लियामेंट। सो कितने सेशन होते हैं पार्लियामेंट के? बिल्कुल, कौन कौन से? बिल्कुल, तो हमारे पास जब हम सेशन की बात कर रहे हैं 3 सेशन होते हैं हमारे पास। कौन कौन से भी? जैसे अभी आपने बताया बजट सेशन, सेकंड इज द मॉनसून सेशन, थर्ड वन इज द विंटर सेशन। एक और चीज याद रखिएगा, कोई भी 2 सेशंस के बीच में 6 मंथ का गैप नहीं होना चाहिए। उससे पहले ही हमारे पास आपको समन हो जाना चाहिए। समन हो जाएगा, आपका नेक्स्ट जो सेशन होगा वो विद इन 6 मंथ आपके पास कंसोलिडेट हो जाना चाहिए, मतलब एग्जामिन हो जाना चाहिए, ऑन हो जाना चाहिए। सो टाइमिंग लिख लीजिएगा, लाइक फॉर द बजट सेशन आपको पता है 3 सेशन है। फर्स्ट वन इज द बजट सेशन, सेकेंड वन इज द मॉनसून सेशन, एंड लास्ट वन इज द विंटर सेशन। आप पूरा लिखेंगे इससे। सो अगर हम बात करते हैं विंटर सेशन की, तो हमारे पास मिड ऑफ नवंबर से लेकर मिड ऑफ दिसंबर तक चलता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अपनी मॉनसून सेशन की, तो ये हमारे पास मेनली जुलाई से लेकर सितंबर तक चलता है। और अगर हम बात करते हैं अपने बजट सेशन की, तो ये हमारे पास मेनली फरवरी से लेकर मई तक चलता है। ठीक है, फरवरी से लेकर, फेब से लेकर मई तक चलता है। सो ये 3 सेशन है, तीनों का टाइमिंग्स है। इसमें कोई दिक्कत है आपको? नहीं। सो आप एक और स्टार पॉइंट लिख लीजिएगा, गैप बिटवीन 2 सेशन इज नॉट मोर देन 6 मंथ। 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता है। नेक्स्ट लिखिए आप, दैट इज द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। तो प्रोसीडिंग में सबसे पहली चीज होती है हमारे पास एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट, ठीक है, ADJOURNMENT, एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट हमारे पास सिंपल सा मतलब होता है कि थोड़ी देर के लिए हम एडजर्न कर रहे हैं, रोक रहे हैं, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए।
चलो आप समझना, सेशन की अगर हम बात करते हैं, जब भी हमारे पास पूरी तरीके से पार्लियामेंट चल रहा होता है, तो पार्लियामेंट लगभग लगभग 11 बजे से स्टार्ट हो जाता है। 11 बजे हमारे पास क्वेश्चन आवर होता है, 12 बजे हमारे पास जीरो आवर होता है, उसके बाद हमारे पास लंच होता है, 1 से 2 बजे तक लंच होता है, एंड लंच के बाद हमारे पास 2 से 5 बजे तक राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स चलती हैं, और 2 से 6 बजे तक हमारे पास लोकसभा की प्रोसीडिंग्स चलती हैं। तो हम पूरे डे को मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द मॉर्निंग सेशन एंड सेकंड वन इज द आफ्टर लंच सेशन। तो मॉर्निंग सेशन स्टार्ट होने के बाद जब हम लंच के लिए जा रहे होते हैं, तो स्पीकर साहब या फिर चेयरमैन साहब बोलते हैं कि आज के समय को एडजर्न किया जा रहा है लंच तक के लिए, या फिर शाम को जाते हुए बोला जाता है कि आज का दिन हम खत्म करते हैं कल तक के लिए। तो ये जो खत्म करके अगला समय दिया जा रहा है, दिस इज नोन एज एडजर्नमेंट। याद रहेगा आपको? तो मेजरली आपको क्या याद रखना है इसमें, एडजर्नमेंट हमारे पास 2 सिटिंग के बीच के गैप को भी बोला जा सकता है, या फिर थोड़ा वीक के लिए, या फिर घंटों के लिए, या फिर डेज के लिए भी हमारे पास बोला जा सकता है। एडजर्नमेंट की जब मैं बात करता हूं, एज आई टोल्ड यू कि सिटिंग्स की बात कर रहे हैं, तो सिटिंग हमारे पास एक हो गई मॉर्निंग, एक हो गई हमारे पास पोस्ट लंच। अब इन दोनों के बीच में भी जो टाइम है, इट विल कंसिडर्ड एज अर्जमेंट। अब अर्जमेंट जो होता है वो हमारे पास घंटों के हिसाब से भी हो सकता है, डेट इज ऑफ आवर्स। ये हमारे पास डेज के हिसाब से भी हो सकता है, दिनों के हिसाब से भी हो सकता है, इवन 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 ये हमारे पास मंथ्स के हिसाब से। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए कि ये हमारे पास मंथ्स इन द सेंस, मंथ तो फिर भी ज्यादा हो गया, आप इसे वीक मान के चलिए, वीक्स के रिगार्डिंग हो सकता है। ये चीज याद रहेगी आपको। ओके, अर्जेमेंट हो या अर्जेमेंट साइनेडाई हो, ये दोनों हमारे पास स्पीकर ही बोलेगा इन द केस ऑफ लोकसभा। अगेन, अर्जेमेंट हो या अर्जेमेंट साइनेडाई हो, इन दोनों को चेयरमैन ही बोलेगा इन द केस ऑफ राज्यसभा। स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर बोल सकता है, चेयरमैन नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन बोल सकता है, लेकिन जो सिटिंग पोस्ट पर जो हेड कर रहा है वही पर्सन बोलेगा। सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द एडजमेंट एंड एडजमेंट साइनेडाई? एडजमेंट होता है हमारे पास ज्यादा से ज्यादा आवर्स, डेज, वीक्स तक के लिए। एडजमेंट साइनेडाई होता है अनिश्चितकालीन समय के लिए, जब तक आपको अगली बार नहीं बुलाया जाएगा तब तक के लिए आप घर बैठिए या फिर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम कीजिए। अब अगली बार जब बुलाया जाएगा तो आपको समन किया जाएगा, और समन करने का काम करेगा हमारे पास प्रेसिडेंट। तो ये चीज याद रहेगी आपको। अर्जेमेंट होता है हमारे पास कुछ समय के लिए अपने कार्य को विराम लगाना, जबकि एडजमेंट, ये पूरा का लिखना है आपने, साइनेडाई। एडजमेंट साइनेडाई जो हमारे पास होता है, इसका सिंपल सा मतलब है अनिश्चितकालीन के लिए, जब तक न्यू सेशन हमारे पास इंक्लूड नहीं हो रहा है तब तक के लिए हमारे पास आपको वेट करना पड़ेगा। यहां पर एक और चीज याद रखिएगा, ये जो है हमारे पास, इट इज डन बाय स्पीकर इन द केस ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन इन द केस ऑफ राज्यसभा। ठीक है, आरएस लिखा है वहां, चेयरमैन राज्यसभा के रिगार्डिंग। कोई दिक्कत इसमें? हाँ हाँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो भी प्रिसीड कर रहा है ऑफिस को, प्रिसीड कर रहा है हाउस को, वो पर्सन कर सकता है, लेकिन जो प्रिसीड कर रहा है वही करेगा। यहाँ पर बहुत दिमाग घुमाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट का नाम कई बार यूज कर दिया जाता है। तो प्रेसिडेंट का नाम यूज हुआ तो भैया हो गया खेल खत्म। अब क्वेश्चन गलत है। जॉइंट सीटिंग का क्या मतलब है इसका? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं।
जॉइंट सीटिंग इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट यार, वहां पे तो ऑर्डिनरी बिल को पास किया जा रहा है, तो वो और ये तो बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए प्रोग्रोगेशन। प्रोग्रोगेशन देखो, आप समझिएगा क्या हुआ है। आपको बुलाया गया, समन किया गया, आपसे काम लिया गया, आपने प्रोसीडिंग्स में काम पार्टिसिपेट किया, आपको जब आपको रोका गया तो आपको एडजर्न किया गया। अब आपको बोला गया कि भैया आपको अनिश्चितकालीन समय तक के लिए रोका जा रहा है, तो आपको एडजर्नमेंट साइनेडाई किया गया। अब स्पीकर ने बोला एडजर्नमेंट साइनेडाई हो चुका है, अब हम अगले सत्र में मिलेंगे। तो अब इसके बाद जो हमारे पास काम है वो प्रोग्रोग्योर करने का काम, मतलब खत्म करने का काम जो है वो प्रेसिडेंट का है। देखो, बुलाया किसने है आपको? प्रेसिडेंट ने बुलाया है समन करके। अब काम किसने करवाया है? स्पीकर और चेयरमैन ने करवाया है। अब चेयरमैन ने तो अपनी तरफ से छुट्टी कर दी, स्पीकर ने तो अपनी तरफ से छुट्टी कर दी, एडजर्नमेंट साइनेड आए बोलकर। अब जिसने बुलाया था आप उसको बोलोगे ना भैया कि भैया इन्होंने छुट्टी कर दी, अब क्या किया जाए? तो जिसने बुलाया है वो भी बोलेगा कि भाई अब छुट्टी हो चुकी है, तो डेट इज प्रोग्रोगियर। अब ये जो प्रोग्रोगियर काम है हमारे पास, इट इज डन बाय द प्रेसिडेंट ओनली। ये चीज याद रहेगी आपको। लिखिए प्रोग्रोगेशन, PRO प्रोग्रोगेशन, GA प्रोग्रोगेशन। प्रोग्रोगेशन लिखिए इसमें इज डन बाय प्रेसिडेंट आफ्टर एडजर्नमेंट। डन। नेक्स्ट लिखिए डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन ओके, डिसोल्यूशन होता है जब एग्जिस्टिंग लोकसभा का टर्म कंप्लीट हो जाता है। अब हम मिलेंगे तब जब न्यू लोकसभा का गठन होगा। देयर आर डिफरेंट वेज, लाइक मैंने इससे पहले बोला था जब नई सत्र का गठन होगा, अब मैंने बोल रहा हूं जब नई लोकसभा का गठन होगा। तो जब न्यू गवर्नमेंट फॉर्मुलेट होगी तो उससे पहले पुरानी गवर्नमेंट अपने सारे कार्यक्रम को छोड़ देती है, कार्यकाल को छोड़ के जाती है, उस टर्म को बोलते हैं हम डिसोल्यूशन। एंड अगेन डिसोल्यूशन इज डन बाय द प्रेसिडेंट ओनली। ओके, डिसोल्यूशन जरूरी नहीं है कि 5 साल के बाद 5 साल पे ही होगा। अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो 5 साल से पहले भी हो सकता है। इट विल डिपेंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ओके, सो डिसोल्यूशन में आप लिखेंगे रिकमेंडेड बाय PM and the term of Lok Sabha only done in Lok Sabha, just because राज्यसभा तो डिसॉल्व हो ही नहीं सकता ना। तो ये जो हमारे पास डिसोल्यूशन का प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा। सो ये तीन चीज आपको समझ में आई, एडजर्नमेंट सैनडाई, देन प्रोग्रोग्योर, देन डिसोल्यूशन। ओके, इसमें समनिंग भी होता है। ठीक है, समन करने का काम है मतलब बुलाना। इट इज अगेन लिख लीजिएगा वहीं पे समनिंग लास्ट में एक, समनिंग इज डन बाय द प्रेसिडेंट। समनिंग SUMMOUNING summoning is done by the president to MPs, member of parliaments. Done. Next लिखिए to MPs, member of parliaments. Next लिखिए parliamentary privileges. ये क्वेश्चन मेंस का भी है, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स का भी है।
पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। सो आई थिंक अभी आप कोई प्रिविलेज का क्वेश्चन पूछ रहा था मुझसे, आप में से ही था शायद कोई। तो अभी प्रिविलेज ये है प्रिविलेज, लाइक क्योंकि आप एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हो जहां पर आपको लोगों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं, जहां पर आपको लोगों के लिए अच्छी गवर्नेंस के लिए स्कीम्स बनानी है, और जैसे आजकल टाइम चल भी रहा है न्यू गवर्नेंस का, जस्ट आफ्टर द एलपीजी रिफॉर्म्स, तो वहां पर आपको रूल्स बनाने के टाइम पीरियड पे कोई आपको रोके ना, कोई आपको टोके ना, आप अपना काम सही से कर सकें, इसके लिए आपको कुछ प्रिविलेजेस दी जाती। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहां पर प्रिविलेजेस विल रिमेन सेम, बताया गया था मैंने आपको। सो इट वाज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 105। ओके, देयर आर टू काइंड ऑफ प्रिविलेजेस, लाइक फर्स्ट वन इज द इंडिविजुअल एंड सेकंड वन इज द कलेक्टिव। कलेक्टिव मींस लाइक ऑफ द पार्लियामेंट इटसेल्फ, कि भैया कोई हमारी बातें आकर नहीं सुन पाएगा, हम जो बोल रहे हैं हम उसको छाप सकते हैं, कोई अगर हमारी को लगता है कि ये पर्सन गलत कर रहा है तो इसे उठाकर हम इम्प्रीजमेंट में भी डाल सकते हैं। तो दीज आर सम लाइक कलेक्टिव फॉर्म्स। एंड विद इन इंडिविजुअलिटी, लाइक मुझे कोई उठाकर जेल में नहीं डाल सकता। सेकेंड इज, कोई मुझे जज बुलाए और मैं पार्लियामेंट का सेशन ऑन हो तो मैं उस जज को बोल सकता हूँ कि भैया देख सेशन चल रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर द इंडिविजुअल, याद रहेगा। चलो अब इसको देख लेते हैं एक बार, क्योंकि मुझे पता है याद नहीं रहेगा, क्योंकि जो मैंने बोला है वो तो बस बोल दिया, आप लोगों ने सुन लिया, एक कान से सुना दूसरे से निकल गया, तो कुछ आपके पास ठोस होना चाहिए। लाइक आर्टिकल 105 की हम बात कर रहे हैं, डेट इज प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस की अगर मैं बात करता हूं, इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज ऑफ इंडिविजुअल एंड सेकेंड वन इज ऑफ कलेक्टिव। कलेक्टिव, सो इंडिविजुअल में अगर मैं बात करता हूं, इंडिविजुअल में आपको दो प्रिविलेजेस मिलती हैं। पहली वाली एग्जाम्पटेशन फ्रॉम प्रोसीडिंग्स ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी में कौन कौन सी दो एग्जाम्पटेशन है? पहला, आपको एविडेंस नहीं देने पड़ेंगे। सेकंड, आपको उनकी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ेगा। सो फर्स्ट वन इज कि आपको कोई एविडेंस नहीं देना पड़ेगा। सेकंड वन इज कि वो आपको बुलाएंगे तो आपको नहीं जाना पड़ेगा। ये आपको कुछ एग्जाम्पटेशंस मिले हुए हैं ऑन इंडिविजुअल बेसिस। सेकंड आपको क्या है इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर, दैट इज नो अरेस्ट। कब कब? 40 दिन पहले और 40 दिन बाद। किसके? किसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद? बिल्कुल, सेशन के। सेशन के 40 दिन पहले और विद इन द सेशन तो वैसे भी नहीं उठा सकते, विद इन द सेशन उठाना है तो स्पीकर के पास जाना पड़ेगा। अच्छा, 40 दिन पहले उठाना है चाहे बाद में उठाना है तो भी स्पीकर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, इट इज द प्रिविलेजेस ऑन द इंडिविजुअल बेसिस। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है आपको? याद रहेगा ना? कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है। इवन एग्जाम्पटेशन है और एमपी रिफ्यूज भी कर सकता है कि भाई तुम बुलाओ मैं नहीं आऊंगा, कर लो क्या करोगे। Sir, these privileges are for sitting MPs or after the ex MPs also. नहीं, रिटायरमेंट के बाद कोई प्रोसीडिंग्स में आपको जाना ही पड़ेगा। इवन रिटायरमेंट के बाद तो प्रेसिडेंट तक को जाना पड़ता है। तो सिटिंग एमपीज के लिए ही वैलिड है, इट इज ओनली वैलिड फॉर द सिटिंग एमपीज, नॉट फॉर द रिटायर्ड वन।
गॉट इट? ओके, कुछ ज्यादा हीनियस क्राइम कर दिया अगर किसी पर्सन ने, बहुत ही ज्यादा हीनियस क्राइम कर दिया, तब भी स्पीकर की आपको प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए हो। अरेस्ट करना है तो आपको रिकमेंडेशन चाहिए होगी स्पीकर की या फिर प्रिसीडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस की। अगर राज्यसभा में रहते हुए आपने कुछ गलत कांड किए हैं तो राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद आपको उठाया जा सकता है। ठीक है, कौन से वाला? प्रज्वल, मेरे को तो स्ट्राइक ही नहीं कर रहा इस टाइम माइंड में। अच्छा अच्छा, वो वाला हमारे पास 400 प्लस केसेस जो हमारे पास बोल रहे हैं, हाँ हाँ। तो उसमें भी हमारे पास सेम काम किया जा सकता है, स्पीकर की रिकमेंडेशंस पे ही उठाया जा सकता है। अगर राज्यसभा में है तो हमारे पास चेयरमैन की रिकमेंडेशन पे ही उठाया जा सकता है। अगर एमएलए है तो अगेन याद रखिएगा स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू ही उठाया जा सकता है, पुलिस नहीं उठा सकती उनको। भले ही देखो हीनियस क्राइम तो है, लेकिन अगेन वहां पर भी आपको प्रिसीडिंग ऑफिसर का सिग्नेचर चाहिए होगा, रिकमेंडेशन चाहिए। तुम थोड़ा सा तेज बोलो यार। सेशन में नहीं है तो भैया ऐसा कोई टाइम नहीं है ना जो सेशन में ना हो, लाइक 40 डेज बिफोर एंड 40 डेज आफ्टर, तो कुछ बचता ही नहीं है। देखो ना 3 सेशन है, कौन कौन से सेशन अभी बताए थे देखो, दिस वन दिस वन दिस वन। अब जरा काउंट करो ना, 40 दिन बन रहे हैं क्या? मई जून जुलाई, इनके बीच में बन रहे हैं क्या? सितंबर अगस्त नवंबर, सितंबर के बाद हमारे पास अगस्त, सितंबर अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर हमारे पास बन रहा है, तो लगभग लगभग 60 दिन बनते हैं। लेकिन एक के साथ 40 दिन पहले हो गया तो दूसरे के लिए 40 दिन बाद भी तो होगा, तो टाइम तो होता ही नहीं है उन्हें उठाने का, नहीं उठाते। कहाँ गया वो? ठीक है, सो अरे वो प्रिविलेजेस कहाँ गई हमारी? ठीक है, ये रही हमारे पास। सो अब हम बात करते हैं अपनी कलेक्टिव प्रिविलेजेस के ऊपर। सो कलेक्टिव प्रिविलेजेस की अगर मैं बात करता हूं तो पहली जो प्रिविलेजेस है, पहली प्रिविलेज है वो ये कि हम प्रोसीडिंग कर रहे हैं तो हम अपनी रिपोर्ट को पब्लिश कर सकते हैं। इट इज समवट लाइक रिपोर्ट, डिबेट, प्रोसीडिंग्स, डिबेट, रिपोर्ट, प्रोसीडिंग, इनको पब्लिश करने का काम रेस्पेक्टेड हाउस कर सकता है। दिस इज द फर्स्ट प्रिविलेज। ओके, याद रखिएगा अगर ये बात सच है, कोई भी कुछ भी फैक्ट हमारे पास बोला गया है, तो विद इन आर्टिकल 91 क्लॉज ए, मतलब क्लॉज 1, जहां पर हम स्पीच एंड फ्रीडम की बात करते हैं, तो वहां के थ्रू न्यूज भी प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा को पब्लिश कर सकती है। ठीक है, समझना, मैं दो अलग अलग बातें बोल रहा हूं यहां पर। अगेन क्वेश्चंस बने हैं इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, अदरवाइज मैं इसको छोड़ सकता था। पहला केस क्या है कि ये हमारे पास प्रिविलेज है कि जो हमारे बीच में बात हो रही है वो सिर्फ हम ही पब्लिश करें। गॉट इट? सेकंड बात क्या है, क्योंकि ये बात सत्य है और हर एक नागरिक के पास उसको बोलने का अधिकार है, दैट इज इन आर्टिकल 19। तो अब क्योंकि ये हमारी जो प्रोसीडिंग्स चल रही है ये लाइव चल रही है, तो अब किसी ने देखा और उस प्रोसीडिंग को हमारी लाइव के साथ साथ उठाकर नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में छाप दे तो वो छापा जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रिविलेज है। देखो न्यूज वाले छाप सकते हैं, आप इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं छाप सकते और सही बात को तोड़ मरोड़ के भी पेश नहीं कर सकते, अदरवाइज आपके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस लग जाएंगे। ठीक है, तो 19 क्लॉज 1 के अगेंस्ट में भी वहां पर लिखा हुआ है, 19 क्लॉज 2 के जो सब पार्ट्स हैं जो मैंने आपको लिखवाया है वहां पर, वो चीज याद रखिएगा। सो फर्स्ट वन समझ में आया, डिबेट हो, रिपोर्ट हो, प्रोसीडिंग हो, इन सबको पब्लिश करने के लिए भी जो प्रिविलेजेस है दैट वाज गिवन टू द रेस्पेक्टेड हाउस। सेकंड वन इज कैन पनिश, किसी भी पर्सन को पनिश किया जा सकता है।
अगर कोई गलत काम कर रहा है, कंटेम्प्ट कर रहा है, चाहे वो ऑर्डिनरी पीपल हो, चाहे वो एमपी हो, ओके याद रखिएगा, चाहे वो ऑर्डिनरी पीपल हो, चाहे वो एमपी हो इवन, तो उनके खिलाफ भी इनको प्रोसीडिंग करने का पूरा पूरा अधिकार है। वो उनको पूरी तरीके से पनिश किया जा सकता है। इवन याद रखिए, क्रिमिनल भी किया जा सकता है, सिविल भी किया जा सकता है, पैसे की डिमांड भी की जा सकती है, और उठा के बिहाइंड द बॉक्स भी डाला जा सकता है। ओके, थर्ड प्रिविलेज which was conferred to the house, like either for the speaker and the either for the Lok Sabha or the Rajya Sabha, that is can proceed, लिख लीजिए, make rules regarding their conduct। किस तरीके से मुझे अपना घर चलाना है, इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस भी मैं खुद से प्रोसीड कर सकता हूं। सो दीज आर द प्रिविलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अब आपको समझ में आया है दो चीजें, कि जो हमारे पास प्रिविलेजेस हैं वो दो तरीके की हैं। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल एंड सेकंड वन इज द कलेक्टिव। सो जो कलेक्ट इंडिविजुअल है वो हमारे पास एग्जेम्पटेशन है कि हम नहीं चाहते कि जज के सामने खड़े हों तो हम बच जाएंगे, हम नहीं चाहते कि कोई एविडेंस पेश करें तो भी हम बच जाएंगे। सेकेंड इज, हमें कोई अरेस्ट नहीं कर सकता सेशन के 40 दिन पहले 40 दिन बाद तक। नेक्स्ट कलेक्टिव, अच्छा इसके बाद एक और की अगर मैं बात करता हूं कलेक्टिव की, तो कलेक्टिव की तीन हमारे पास प्रिविलेजेस हैं। जो हमारे बीच में बात हो रही है हम उसको पब्लिश कर सकते हैं। सेकंड है कि हमारी बातें कोई और कान लगा के सुन रहा है तो उसे पनिश भी कर सकते हैं। हमें लगा कि हम सब में एक बहुत गंदा इंसान है जिसने हमारे से ही दल बदल किया है, तो हम उसे पनिश भी कर सकते हैं। थर्ड चीज, हमें हमारा हाउस किस तरीके से चलाना है ये भी हम ही डिसाइड करेंगे। तो ये तीन प्रिविलेजेस हमारे पास गिवन। सो अब मेरे को लगता है प्रिविलेजेस के रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं होगा, या है तो आप इवन देखिए, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ ये सारी चीज मैंने आपको इन अ फॉर्म ऑफ पीडीएफ पीपीटी दे रखी है। आपको फिर कोई डाउट होता है तो आप पूछिए, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। दोबारा लिख लिया, क्या जा रहा है। मेरे पास है अभी 10 मिनट और, मतलब 10-5 मिनट में और पढ़ाने के मूड में हूँ आप लोगों को। देखो अभी तो मोशंस भी नहीं आए हैं, मोशंस भी नहीं आया है, बजट भी नहीं आया है, तो लाइक अभी भी इसके बाद भी एक क्लास और लगेगी आपकी पार्लियामेंट की। आई थॉट कि 3 में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 5 घंटे पार्लियामेंट को सिर्फ सुनने के लिए इनफ नहीं है। पार्लियामेंट को समझने के लिए कम से कम, लाइक सर ने इसको 3 से 3.5-4 महीने में करवाया है पार्लियामेंट को। आपने लिखा होगा, सर के नोट्स आपने देखे होंगे, तो उन्होंने 3 से 3.5 महीने में से पार्लियामेंट करवाया है। हम उस पूरी चीज को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं विद इन 4 लेक्चर्स। तो 4 लेक्चर्स इज समवट लाइक 8 आवर्स, नियर अबाउट 8 आवर्स, 7 to 8 आवर्स। तो कंसोलिडेट कर रहे हैं हम जितना कर सकते हैं। अभी तो बहुत जबरदस्त मोशंस आने वाले हैं। सो लिव इट। हम अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स की। प्रोसीडिंग्स में आपको याद रखिए कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि होता क्या है पूरा का पूरा। तो आप देखिए 11 बजे से स्टार्ट होगा, लाइक 11 बजेंगे, फिर 12 बजेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5 और 6, ये हमारे पास टाइमिंग होती है। अब सबसे पहली चीज, जो पहला घंटा होता है दैट इज नोन एज क्वेश्चन आवर, ठीक है। जो नेक्स्ट का 1 घंटा होता है दैट इज नोन एज जीरो आवर। देन जो हमारे पास लास्ट, फिर बचकर 1 घंटे बीच का जो 1 घंटा होता है दैट इज नोन एज लंच। देन जो हमारे पास बीच अब जो टाइमिंग बचा है 2 से लेकर 6 तक का, ये होता है हमारे पास प्रोसीडिंग्स।
ऑफ लोकसभा। बट अगर हम बात करते हैं 2 से लेके 5 तक के समय को, तो ये होता है हमारे पास प्रोसीडिंग ऑफ राज्यसभा। अब एक और चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज लास्ट के 2.5 घंटे। लास्ट के 2.5 घंटे मतलब 5 से 6, 6 से ये और लास्ट में ये। तो यहां से भी देखो, मिड से ले रहा हूं मैं, 3:30 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो टाइम है, इट इज रिजर्व फॉर द प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे के आखिरी में 2.5 घंटे का जो सेशन है, वो हमारे पास प्राइवेट मेंबर के लिए भी बचाया हुआ है हमने। गॉट इट? अब दोबारा देखते हैं इसको, ये चीज समझ में आई? एक एमपी जब पार्लियामेंट में जाएगा तो वो 11 बजे स्टार्टिंग में पहुंच जाना चाहिए। पहुंचते ही साथ सबसे पहला काम क्या है उसका? क्वेश्चन आवर। कल हमने क्या किया था, आज हम उसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। या फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख कर दिए हुए हैं, क्या आप मुझे उसका आंसर देना पसंद करेंगे? ठीक है, यहां पर एक और चीज समझिए, क्वेश्चन आवर में हमारे पास 2 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज द स्टार्ड क्वेश्चन एंड सेकंड वन इज नोन एज द अनस्टार्ड क्वेश्चन। सो पहला जो हमारे पास है स्टार्ट, स्टार स्टार बना हुआ है, स्टार्ट क्वेश्चन, तो ईडी लगे हुआ है जस्ट बिकॉज पूछ लिए गए हैं। ठीक है, स्टार्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड इज द अनस्टार्ड क्वेश्चन। ओके, स्टार्ट एंड अनस्टार्ड मैंने लिखा है। स्टार्ट क्वेश्चन कितने पूछ सकते हैं? एक दिन में सिर्फ 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्टार्ट कितने पूछे जा सकते हैं? सिर्फ 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जबकि अनस्टार्ड क्वेश्चन हमारे पास 230 पूछे जा सकते हैं। आई थिंक ये नहीं होगा, ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूं ना, ये पीडीएफ में नहीं है, पीपीटी में नहीं है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अब स्टार्ट क्वेश्चन और अनस्टार्ट क्वेश्चन कितने पूछे जा सकते हैं, ये तो मैंने बता दिया आपको। अब स्टार्ट किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जा सकता है अनस्टार्ट से? ओके, कीप इन योर माइंड। सर स्टार्ट अनस्टार्ट है क्या मतलब? देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो समझिए, आप यहाँ पर कल की आपने क्लास ली थी, ठीक है? आज जैसे मैं यहाँ पर आया आपके सामने, तो मैंने पूछा आप लोगों से कि क्या आपने पढ़ा है, और फिर मैंने बोला कि आप मुझसे पूछ सकते हैं कल के लिए कोई डाउट था तो। यही बात मैंने आपसे बोली। अब अगर आप मुझसे ओरली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इट इज अ काइंड ऑफ स्टार्ड क्वेश्चन। लाइक मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं आपको, इज इट ओरल क्वेश्चन? ओरल क्वेश्चंस। तो ओरली अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं, दैट इज द स्टार्ड वन। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में भी यही काम होता है। कल क्या हुआ था, आज हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 20 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछे जा सकते हैं, और 20 क्वेश्चन मुजबानी पूछे जा सकते हैं मुंह से। अगर अब ओके, यहां पर देखिए, याद रखिएगा, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैंने आपको आंसर दिया, फिर मैं आपको बोलूंगा कि क्या समझ में आया। आप मुझे बोले कि नहीं सर समझ नहीं आया, आप मुझे कुछ और एग्जांपल देके समझाइए। दैट इज समवट लाइक कि हम क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, और क्रॉस क्वेश्चनिंग को यहां पर बोला जाता है, दैट इज नथिंग बट द सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। सो स्टार्ट क्वेश्चन में ही क्या पार्ट हो सकते हैं? सप्लीमेंट्री। तो समझ में आई ये चीज? स्टार्ट इज व्हाट? आप मुझसे ओरली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछने के बाद मैं आपको आंसर कर रहा हूं, आंसर करने के बाद आपको समझ नहीं आया तो आपने दोबारा कोई क्वेश्चन मुझ पे पुट किया, दैट इज अ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आर अवेलेबल ओनली इन द स्टार्ड मैनर। सिर्फ स्टार्ड क्वेश्चन में ही हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट वन इज द अनस्टार्ड क्वेश्चन। भैया कल जो प्रोसीडिंग हुई थी, या फिर आपकी जो स्कीम्स आई हैं, मुझे लगता है कि इसमें कुछ कुछ कमियां हैं, तो मैंने आपको 230 क्वेश्चन लिख कर दे दिए। गॉट इट? मैंने आपको 230 क्वेश्चन लिख कर दे दिए। तो ये क्या फॉर्मेट है? इट इज अ फॉर्मेट ऑफ रिटर्न। रिटर्न क्वेश्चंस हो गए, ठीक है? अब क्योंकि ये रिटर्न क्वेश्चंस है,
मैंने आपको एक क्वेश्चन 230 क्वेश्चनों की लिस्ट बनाई और आपको पकड़ा दी, आप इन द सेंस मिनिस्टर्स को पकड़ा दी। अब उन्होंने भी जेब में रख ली। अब बोलते कि मैं इसका आंसर आने वाले 10 दिन बाद दूंगा या फिर आज 2-4 दिन बाद दूंगा। जब भी दूंगा वो बता देते हैं कि भैया इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे इन अ रिटर्न फॉर्म, क्योंकि क्वेश्चन भी रिटर्न में आया है। ये पूछा जाता है स्टार्ट एंड स्टार्ट। नेक्स्ट चीज, क्योंकि ये रिटर्न में है तो यहां पर नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन शुड बी राइज्ड। गॉट इट? सो अब आपको समझ में आया कि क्वेश्चन आर किस तरीके से काम करता है। क्वेश्चन आर जैसे ही आप जाओगे, आपने कल क्या किया था उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 बार, एक बार स्टार्ट की फॉर्म में, एक बार अनस्टार्ट की फॉर्म में। स्टार्ट जो होंगे वो 20 क्वेश्चन होंगे जिसमें ओरली आपको आंसर देना पड़ेगा, साथ में सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। ओके, सर सप्लीमेंट्री ये क्वेश्चन ईच से मिनिस्टर्स या एमपीज के लिए है? क्या क्या चीज, दोबारा बोलिएगा। सर ये ईच मतलब मिनिस्टर्स और एमपीज के लिए पर्सनली नहीं नहीं, देखो देखो समझना, एक्चुअली आप ये गवर्नमेंट से पूछते हैं। अपोजिशन से रिलेटेड है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर्सनली आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, पर्सनल मैटर पे तो बिल्कुल भी नहीं। आप गवर्नमेंट की स्कीम्स के रिलेटेड, कल जो हमारे पास पूरा का पूरा फंक्शन हुआ है पार्लियामेंट में, उसके रिलेटेड आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं नेक्स्ट डे। लाइक समझिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ये बढ़िया सा अग्निवीर करके पूरा का पूरा प्रपोजल और स्कीम लेकर आती है। राजनाथ सिंह ने उसको पूरी तरीके से समझा दिया लोगों को। अब मुझे समझ नहीं आया, मैं भी एक एमपी हूं, तो अगले दिन मैं जाके स्टार्ट क्वेश्चन आर में पूछ सकता हूं उनसे। सर तो आप अपोजिशन एमपीज की बात कर रहे हैं ना, हाँ वही नहीं, क्वेश्चन। बिल्कुल अपोजिशन ही पूछेगा। अगर सेम पार्टी पूछेगी तो वहां पर विप जारी हो जाएगी। विप लाइक सेम पार्टी वाला पर्सन नहीं पूछ सकता। ये मैंने आपको कल बताया था जब मैंने आपको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई थी पार्लियामेंट की। तो वहां पर मैंने बताया था कि एक पॉलिटिकल पार्टी के पर्संस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की टर्म्स में उनके अगेंस्ट में नहीं जा सकते। इफ दे आर डूइंग सो दे हैव टू रिजाइन। तो अपोजिशन ही पूछता है या फिर कोई इंडिपेंडेंट जो मेंबर्स होते हैं वो पूछते हैं। ठीक है, सुनाओ। नेक्स्ट वन इज द जीरो आर। सो व्हाई जीरो आर इज नोन एज द जीरो आर? आ जाओ। जीरो आर को जीरो आर क्यों बोलते हैं? अरे टाइमिंग्स देखो ना, 12 बज रहे हैं। 12 को हम नून में क्या दिखाते हैं? 0.0.00। यही तो होता है। ओके, दिस इज द इंडियन इन्वेंशन। जीरो आर हमारे पास नोवेयर डिफाइंड इन यूके प्रोसीडिंग्स। इट वाज एडेड, इट वाज एडेड बाय रूल 377। रूल 377 के थ्रू हमने इसे ऐड किया है। इट इज अगेन इंडियन इनोवेशन। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में नहीं था, इट वाज एडेड इन 1954, 1994। क्या कहते हैं इसे, जो भी कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में 54, 1954 में हमने इसे ऐड किया है। ये चीज याद रहेगी आपको। सो दिस इज समवट लाइक प्रोसीडिंग्स जो कि हमारे पास चाहिए होता है। एक और चीज याद रखिएगा, जीरो आर में स्पेशल मेंशन होता है। स्पेशल मेंशन, जीरो आर में स्पेशल मेंशन होता है चीजों का। और ये वही टाइम है, जीरो आर वही टाइम है जहां पर हमें सारे बिल्स, सारे रूल्स, इवन जो जो प्रोसीडिंग्स आज चलने वाली है 2 बजे से 5 बजे तक इन राज्यसभा एंड 2 बजे से 6 बजे तक इन लोकसभा, इन सबको टेबल करना होता। आज क्या चलेगा सब एमपीस को पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आर के टाइम पीरियड पे ही हम इसको टेबल करते हैं। लाइक जितने भी पेपर्स हैं, लाइक बिल्स हैं, टेबल्ड इन जीरो आर। गॉट इट? समझ में सर आ रहा है? पूछिए। सर टाइमिंग फिक्स होती है 2 to 6? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं? सर टाइमिंग फिक्स होती है हाँ प्रोसीडिंग टाइमिंग, की? बिल्कुल बिल्कुल, देखो टाइमिंग फिक्स होती है
ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट फिक्स है। लाइक अगर हम बात करें 11 to 12 की, तो इट विल बी लाइक 12:10, 12:05, 12:15, इतना हमारे पास प्रोसीडिंग्स हो सकती है, उससे ज्यादा अप एंड डाउन नहीं होता है। इवन सम टाइम्स लंच जो कि 1 बजे से 2 बजे तक का है, इट विल टेक लाइक 1.5, 1:30 बजे तक प्रोसीडिंग्स खिंच जाती है 0 आवर की। तो टाइम इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट एंड लाइक नॉट स्टिक टू द वॉच, समय बिल्कुल वैसा ही नहीं है जैसा लग रहा है आपको, वो एक्सटेंड होती चली जाती है। कई बार आपने देखा होगा लोकसभा 6 बजे तक बैठती है, बट प्रोसीडिंग उस दिन की 8 बजे तक चल रही है, तो टाइम एक्सटेंड हो जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील, इतना तो स्टिक नहीं। पेपर जो भी हमारे पास आज के टाइम पीरियड में क्या हम बिल करने वाले, टेबल करने वाले हैं, लाइक कोई भी हम मोशन लाने वाले हैं, या फिर कुछ भी चीज इंपॉर्टेंटली आने वाली है, उस चीज को हमने पेपर्स में इंक्लूड किया है, हम उसे लिख कर लाए हैं, तो वो सबको दिखाना होता है इस टाइम पीरियड में। बिल्स, लाइक कोई भी हम बिल इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, मिनिस्टर कोई बिल इंट्रोड्यूस करने वाला है, या फिर कोई प्राइवेट मेंबर कोई बिल इंट्रोड्यूस करने वाला है, तो वो इस टाइम पे टेबल किया जाता है। लाइक जो प्राइवेट मेंबर होगा वो 1 महीने पहले बताएगा कि मैं बिल लेकर आऊंगा, जो मिनिस्टर होगा वो 1 हफ्ता पहले बताएगा कि मैं बिल लेकर आऊंगा, लेकिन इस टाइम पे वो टेबल किया जाता है, लाइक हर एक पर्सन को एलोकेट किया जाता है कि सर आज ये प्रोसीडिंग है, पढ़ लीजिए। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट वन इज दिस वन, लाइक प्रोसीडिंग्स ऑफ द राज्यसभा, प्रोसीडिंग्स ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का टाइम टेन्योर चल रहा है, तो 2 बजे से यहाँ पर काम करना स्टार्ट होगा और प्रोसीडिंग्स चलती चली जाएंगी। सिमिलरली अगर हमारे पास लोकसभा की बात की जाती है, तो यहाँ पर हमारे पास लोकसभा की प्रोसीडिंग्स इसके बाद इंक्लूड हो जाएंगी, और यही वो टाइम है जब डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन, सब्सटेंटिव मोशन, सब्सिडरी मोशन यहाँ पर इंक्लूड किए जाएंगे। गॉट इट? अब इसके बाद हेडिंग डालिए मोशंस। पढ़ने के मूड में होना है, ऐसा तो नहीं है कि मैं छोड़ दूं, हो ना, क्योंकि अभी बच्चों को आने में टाइम है, और जितनों को लंबा टाइम से नहीं पढ़ा जा रहा था वो नहीं बैठे हैं यहाँ पे। तो हेडिंग डालिए मोशंस। चलो मोशंस भी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, जितनी जल्दी सिलेबस होगा उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। सो व्हाट इज द मोशन? क्या है मोशन? ये सारे मैप्स बनाए हैं ना, किसी ने कोई छोड़ा तो नहीं है? ठीक है, देखो याद रखिएगा, जितनी भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, देखो प्रोसीडिंग में एक्चुअली हो क्या रहा है कि लाइक मैं को क्या पढ़ाना है मुझे आपको पहले बताना होता है। सिमिलरली पार्लियामेंट में क्या चीज चलने वाली है वो चीज पार्लियामेंट में एक दिन पहले बता दी जाती है, तो दिस इज नोन एज मोशंस। आज कुछ इंपॉर्टेंट काम है, वो इंपॉर्टेंट काम इन अ टाइम ऑफ बिल्स हो सकता है, इन अ काइंड ऑफ पेपर्स हो सकता है, कोई भी चीज में की फॉर्म में हो सकता है, जो भी आज प्रोसीडिंग्स चलने वाली है, तो वो क्या है एक्चुअली में? इट इज अ मोशन। कोई भी काम जो कि हाउस में चल रहा है, दैट इज मोशन। अब मोशन मेनली डिवाइडेड इन 3 ब्रॉडर टर्म्स। फर्स्ट वन इज द सबस्टेंटिव मोशन। सबस्टेंटिव मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कि बिना उसके कोई कार्यभाम हो ही नहीं सकता। लाइक हम प्रेसिडेंट को रिमूव करने वाले हैं, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इट इज इंक्लूडेड इन सबस्टेंटिव मोशन। हमें हमारा जज पसंद नहीं आ रहा है, जज ने कुछ गलत प्रोसीडिंग्स दी है, इन्हें निकालो उठा के, अगेन इट वाज अ पार्ट ऑफ सबस्टेंटिव मोशन। समझ लो, ऐसे काम जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट विल इंक्लूड इन सबस्टेंटिव पार्ट। नाउ सेकंड जो हमारे पास होता है, दैट इज सब्स्टिट्यूटिव मोशंस। सब्स्टिट्यूटिव में क्या होता है? वो मोशंस जो ओरिजिनली इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उनको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। लाइक कोई ऑर्डिनरी मोशन आया, लाइक ऑर्डिनरी बिल लेकर आए हमने कहा कि इससे बेटर बिल हम ये लेकर आए हैं, तो इसको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। लाइक आप समझ के चलिए, बाय चांस मैं पॉलिटी पढ़ाने नहीं आ रहा हूं, यहां पर मुझसे कोई बुरा पढ़ाने के लिए आता है, तो आप वापिस डिमांड करेंगे कि सर को बुलाया जाए। अदरवाइज कोई मुझसे भी बेटर पढ़ाने आता है, तो वो मुझे सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूट मोशंस, जो पुराने ऑर्डिनरी बिल से बेटर फॉर्म में आ रहा है, दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूट मोशन। ओके, सब्स्टिट्यूट मोशंस हमारे पास अलोन नहीं आते हैं, ये सब्स्टेंटिव मोशंस के साथ जॉइन अप होके आते हैं, ये चीज याद रखिएगा। अभी एग्जांपल्स दे दूंगा क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है, नेक्स्ट सेशन भी हमारा यही चलने वाला है।
नेक्स्ट इज नोन एज सब्सिडरी मोशन। सब्सिडरी मोशन में एक्चुअली में क्या होता है कि ये मोशन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट के नहीं होते, ये बस ये है कि इस मोशंस के थ्रू हमारे पास प्रोसीडिंग्स करनी है, काम चलाना है, दैट्स व्हाई इट वाज देयर। सो मेनली जितने भी मोशंस हैं वाज डिवाइडेड इनटू 3 फर्स्ट वन इज द सब्स्टेंटिव, सेकंड वन इज द सब्स्टिट्यूटिव, थर्ड वन इज द सब्सिडरी मोशन। ओके, सब्सिडरी मोशन अगेन 3 पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज द एंसिलरी मोशंस, देन सबस्टेंडिंग मोशंस एंड देन अमेंडमेंट मोशंस। ये अगेन आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा जो मैं आपको बातें बता रहा हूं। बनाना है क्या? हाँ, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, बस अब अभी आप समझ के चलिए। और देखो मोशंस बहुत सारे हैं, लाइक क्लोजर मोशन वाज देयर, क्लोजर मोशन के अंडर आपके पास हमारे पास सिंपल क्लोजर आता है, कंगारू आता है, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट आता है, इवन गुलेटिन आता है। इवन लाइक प्रिविलेजेस मोशन वाज देयर, किसी ने कोई हमारे पास पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को भंग किया है तो उसके लिए प्रिविलेजेस मोशन वाज देयर। देन calling attention motion was again there, then adjournment motion was there, no confidence motion was there, censure motion was there, no yet day named motion was there, even dilatory motion was there. So mainly motions इतने ही मेन हैं, motions बहुत हैं लेकिन मेन सिर्फ इतने हैं। और इसके बाद बजट एंड देन योर पार्लियामेंट विल क्लोज। नेक्स्ट सेशन में हम पार्लियामेंट को क्लोज कर देंगे। एक बार पढ़ लीजिएगा, जो समझ ना आए आप मुझसे पूछ लीजिए। तो सी यू सून। किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी। सर प्राइम मिनिस्टर ने अगर प्रेसिडेंट को कोई नाम रिकमेंड किया हो तो वो बाइंडिंग होगा या नॉन बाइंडिंग होगा? प्राइम मिनिस्टर ने अगर कोई प्रेसिडेंट को ना, देखो मिनिस्टर्स के, यूनियन मिनिस्टर्स के लिए अगर कोई नाम जारी किया है और रिकमेंड देखो किया है सुनो तो सुनो सुनो, पहली बात ये सुनिए, जब भी हमारे पास प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर विल डिसाइड हर पोर्टफोलियो, वो डिसाइड करेगा कि किस मिनिस्टर को कौन सी मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए। और ये जो रिकमेंडेशन है ये बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट के ऊपर। आप जो बोल रहे हो कि रिकमेंड ना करे तो नहीं करेगा तो वो मिनिस्ट्री ऑटोमेटिकली पीएम के पास आ जाएगी। ये चीज समझिए आप। लाइक देयर आर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जिसके कंपाइलेशन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनता है। हर एक मिनिस्ट्री को हेड करने वाला मिनिस्टर होता है, वो मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट होता है। अगर वो प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं कर रहा तो वो मिनिस्ट्री ऑटोमेटिकली इन द स्पेयर ऑफ प्राइम मिनिस्टर आ जाती, और अगेन प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। सो ऐसा कभी केस हो ही नहीं सकता कि प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड ना करे, और अगर नहीं कर रहा है तो फिर वो ऑटोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर के स्पेयर में आ रहा है। और कोई क्वेश्चन आपका? सर थैंक यू सर। 1 रुपये मोशन और 100 रुपये मोशन किसमें है? क्या चीज? 1 रुपये मोशन कांट हियर दैट सर। 1 रुपये मोशन कौन से मोशन? सर वो 1 रुपये मोशन एंड 100 रुपये मोशन। अरे अरे वो कट पॉलिसीज हैं, वो बजट में आएंगी भैया, अभी आप टेंशन मत लीजिए। वो बजट जब अभी हम पढ़ने वाले हैं, अगले सेशन में ही बजट भी इंक्लूड होगा हमारा, तब हमारे पास टोकन कट पॉलिसी वो सब आएंगे हमारे पास, जहाँ पर 100 रुपीज डाउन की जाते हैं, 1 रुपी डाउन किया जाता है। दीज वर इंक्लूडेड इन द बजट सेशन। ओके, आपका कोई क्वेश्चन? ओके, स्टार्ट क्वेश्चन के लिए लॉटरी सिस्टम, हाँ 230 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो ओके, अनस्टार्ट होते हैं ना हमारे पास, वो तो स्टार्ट हो गए। स्टार्ट के लिए हमारे पास ऐसा कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है, नहीं है। लाइक